वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय भाग 2 के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पहला भाग हो गया था आश्रम का अनुमानित व्यय, उसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी कि गांधी जी द्वारा जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था, उस आश्रम को स्थापित करने से लेकर उनकी जो भी छोटी छोटी बातें थी कि किस प्रकार से यहाँ पे नियोजन किया गया था और आश्रम का अनुमानित यानी कि एक अनुमान लगाया हुआ खर्च का जो एक हिसाब किताब था, या किस प्रकार से अधिक खर्च न करते हुए एकदम कम यानी कि कम खर्च में और सही तरीके से किस प्रकार से नियोजन किया जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रश्न अभ्यास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं भाग 2 के अंतर्गत। देखिए, प्रश्न अभ्यास लेखा जोखा है कि हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। पेशावर कारीगर होता है, उससे करवाते हैं। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो देखिए, यह बात सत्य है। इसका जवाब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। यह आम बात है और हम सभी को पता है, हम इससे भली भांति परिचित हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इसीलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लोहार उद्योग, बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर बने। छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे का मुंह न ताकें और वो स्वावलंबी बने, इसके लिए गांधी जी ये सब खरीदना चाहते होंगे। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो देखिए, इसका जवाब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गांधी जी बचपन में स्कूल हमेशा समय पर जाते और छुट्टी होते ही घर वापस चले आते। वे समय के पाबंद इंसान थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। कुछ किताबों के इन अंशों से हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। और इतना ही नहीं, भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। निम्न उदाहरणों द्वारा, यानी कि जो भी उदाहरण मैं दूंगी उस उदाहरण के द्वारा वो स्पष्टता दे सकते हैं हम कि दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहाँ निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जुलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे, तो पहले ही यह योजना बना ली गई थी कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। फिर दूसरा प्रसंग इस प्रकार से हो सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। अब तीसरा प्रसंग कि वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च न करते थे। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो वो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन के लिए नहीं। और चौथा प्रसंग इस प्रकार की किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वे बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये सब जो भी हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती थी, इसका पता चलता है। देखिए, प्रश्न 3 है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है।
इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मुद्दों पर आप कितना खर्च करना चाहोगे, किन नई मंदों को जोड़ना हटाना चाहोगे। अब देखिए कि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हम निम्नलिखित यानी कि बाकी सब बातें जो मैं बताने जा रही हूँ उन बातों पर खर्च करना होगा। पहला खर्च होगा इमारत का, जो 9-10 लाख रुपए होगा। फिर प्रबंधक की 15,000 मासिक पगार उसे देना पड़ेगा। फिर सहायक कर्मचारी 35,000 तक उनको खर्च करने पड़ेंगे। फिर बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था, इस पर 2-3 लाख रुपए खर्च होगा। खाद्य पदार्थों पर खर्च महीने का 25,000 तक होगा। अन्य खर्च जिसमें बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा, इसमें लगभग एक महीने का 30,000 तक खर्च आएगा। और कुल अनुमानित खर्च ऐसा करके 5-5.5 लाख तक 4-4.5 लाख तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका यदि कि कुल अनुमानित खर्च भी उससे जोड़ेंगे तो वो भी लगभग 5 लाख तक का आज के ज़माने में या महंगाई वाले ज़माने में हो सकता है। इस प्रकार आप भी अपना बजट रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है। अभी प्रश्न 4 है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीखकर ही छोड़ेंगे। देखिए, कपड़े सिलना यह काम मुझे बहुत पेचीदा लगता है, इसीलिए मैं इसे नहीं कर पाती। पेड़ पौधे लगाना, चूँकि मुझे पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझे यह भी नहीं आता है। ठीक है। फिर पेड़ पौधे लगाना, कार चलाना, कंप्यूटर चलाना आदि काम मैं सीख कर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे आप अपने अपने स्वयं के खुद के अनुभव से इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 है कि इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आश्रम में स्वयं का काम करने को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि गांधी जी जो भी नियम लगाते थे या आश्रम में स्वयं काम करे सभी, इसी बात को अधिक महत्व दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि वे सभी आत्मनिर्भर बन सके, की भावना का विकास करना, फिर अतिथि का सत्कार करना, फिर ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे, खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता था। आगे देखिए, भाषा की बात है। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनके मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए कि इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। अब इसमें इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह के इक जोड़ साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में अगर हम इक को जोड़ देते तो साप्ताहिक शब्द बनता है। नीचे यानी कि देखिए, नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं।
इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। अब इत प्रत्यय युक्त शब्द देखिए, प्रमाणित, तो प्रमाण जोड़ इत, झंकृत, झंकार प्लस इत, व्यतीत, व्यता प्लस इत, द्रवित, द्रव्य प्लस इत अर्थात द्रवित। फिर है मुखरित अर्थात मुखर प्लस इत, शिक्षित, शिक्षा प्लस इत, द्रवित, द्रव प्लस इत, मोहित, मोह प्लस इत, मुखरित, मुखर प्लस इत, चर्चित, चर्चा प्लस इत। इस प्रकार से अभी दूसरे देखिए, मौखिक, मुख प्लस इक, नैतिक, नीति प्लस इक, संवैधानिक, संविधान प्लस इक, पौराणिक, पुराण प्लस एक, प्राथमिक, प्रथम प्लस एक और दैनिक, दिन प्लस एक। समझ में आया? आशा करती हूँ यहाँ तक आपको जो भी मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आगे के वीडियो के द्वारा समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 11 मिनटांचा सॉरी, देखिए एक ही प्रश्न बाकी है। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी ये जो शब्द है ये दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। जैसे बैल अलग और गाड़ी अलग, तो ये जो दो शब्द है बैल और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, तो दो शब्दों को जोड़ने से ये शब्द बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है। दूसरा शब्द कैसा है? प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। यानी कि जो पहला शब्द है उस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है, प्रमुख अर्थ। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। अभी देखिए कि जैसे हम देखेंगे, क्रीड़ा क्षेत्र, तुलसीकृत, घुड़सवार, गंगाजल, वनवास। अब इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट करता है। फिर राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत, गंगाजल गंगा का जल, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, घुड़सवार घोड़े पर सवार, वनवास वन में वास। इस प्रकार से दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है इसका अर्थ हमें स्पष्ट होता है। इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरे शब्द पहले शब्द की सार्थकता को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए, आशा करती हूँ ये पाठ आपको, ये जो भी प्रश्न अभ्यास आपको समझाने की कोशिश की है वो पूरी तरह से आपको समझ